नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्यूज दिए गए हैं जो पढ़ाए हुए हैं। पिछली वीडियो में से क्वेश्चन छांटे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्यूज में क्या है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ही मटेरियल जो आपके नॉलेज और स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। मतलब हमें ऐसा कणों के नाम बताना है जो किसी भी पदार्थ को बनाते हैं। और ऑप्शन में आपका है गैर, धातु, धातु और मेटालॉइड्स, परमाणु। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। तो ठीक है, आप अपने ऑप्शन को चुन लीजिए और हमारा ऑप्शन है परमाणु। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन है परमाणु, परमाणु ऐसा होता है जो कणों के नाम को बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। मतलब हाँ, परमाणु ऐसा पदार्थ कण होता है जो किसी भी पदार्थ को बनाता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को निम्नलिखित विशेषताएं। मतलब पदार्थ के कण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शनल है, वे लगातार हस्तांतरित होते रहते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं और उपरोक्त सभी। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। तो इन चारों में से उपरोक्त सभी, मतलब हम चारों ऑप्शनों को टिक कर, चारों ऑप्शनों में से आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन उपरोक्त सही है, सही है। मतलब वे लगातार हस्तांतरित होते हैं। मतलब हाँ, बात सही होती है कि पदार्थ के प्रत्येक कण हस्तांतरित होते रहते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी बात सत्य है, वे बहुत छोटे होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का जो कण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम चारों ऑप्शनों को मतलब उपरोक्त सभी का ट्रिक लगाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस का गुण है। मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो ठोस का है। तो ऑप्शनल में दिया गया है, संकुचित किया जा सकता है, निश्चित आकार होता है, कम घनत्व होता है और इंटरमॉलिक्यूल्स बल कम होता है। मतलब उनके बीच लगने वाला बल बहुत कम होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका चारों ऑप्शनों में है निश्चित आकार होता है। मतलब किसी भी ठोस का जो गुण होता है उनमें निश्चित आकार होता है। मतलब ठोस का यह विशेष गुण होता है कि किसी भी ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण का बेहतर तकनीकी कौन है। मतलब हम वाष्पीकरण के लिए, ठीक है, क्रिस्टलीकरण का एक बेहतर तकनीकी कौन है। तो ऑप्शन है, ठोस का अपघटन जगह लेता है, अशुद्धियाँ हट जाती है, ठोस चार्ज हो जाता है और उपरोक्त सभी। इन ऑप्शनल में अशुद्धियाँ हट जाती है। मतलब हम शुष्कता के लिए वाष्पीकरण अगर हम करते हैं किसी भी पदार्थ का, तो उससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ हट जाती हैं। मतलब वह कोई भी पदार्थ है वाष्पित हो जाता है और अशुद्धियाँ बच जाती हैं। ठीक है, बेहतर तकनीक है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। मतलब हम किस तंत्र द्वारा या फिर किस ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम दो घुले हुए चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जिनमें ऑप्शन है आपका बर्नर, बीकर, आसवन फ्लक्स और अलग कीप। इन चारों में से किसके मदद से हम किसी भी घुले हुए पदार्थ को अलग किया जा सकता है। वह है अलग कीप। ठीक है, इसके मदद से हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा बताइए, ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसको हम तरल को, ठीक है, कोई लिक्विड है उसको हम भाप में बदलने के लिए भाप में बदलते हैं तो ताप की आवश्यकता होती है। मतलब ताप की मदद से हम किसी भी तरल को भाप में बदल सकते हैं। ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की अपव्यय गर्मी, पिघलना और संघनन। तो इसका ऑप्शन है वाष्पीकरण की अपव्यय गर्मी। मतलब वाष्पीकरण अपव्यय गर्मी का मतलब होता है ऐसी गर्मी जो वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त हो जाती है, वह होती है वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रसार की अवस्था है। मतलब प्रसार मतलब होता है फैलना। ठीक है, ऑप्शन है तरल पदार्थ को धीमा, तरल पदार्थ में धीमा, गैस में सबसे तेज, कणों की गति में आधार पर उपरोक्त सभी। बता रहा है कि किस इन चारों ऑप्शनल में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके प्रसार मतलब फैलाव सबसे अधिक होते हैं कणों के। ठीक है, ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है,
किस तकनीकी से समुद्र के पानी को नमक प्राप्त किया जाता है? मतलब हम ऐसा कौन सा सिस्टम करते हैं जिससे समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है निस्पंदन, आसवन वाष्पीकरण और क्रोमेटोग्राफी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो इन चारों में से ऑप्शन है वाष्पीकरण। मतलब हम पानी को भाप बना करके उड़ा देते हैं और बचे हुए नमक शेष रह जाते हैं। ठीक है, मतलब वाष्पीकरण की मदद से हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को नमक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला है तकनीक का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा सिस्टम बताइए जब दो घुले हुए पदार्थ हैं उनको अलग किया जा सकता है जो बहुत ही कम मात्रा में घुल में मौजूद होती है। ऐसी तकनीकी का नाम बताओ। वह आसवन, केंद्र प्रसारण, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो इसका ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के मतलब द्वारा हम दो घुलनशील पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अगला है तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण। मतलब हम किस एक तरल पदार्थ है उसमें प्रसार का उदाहरण कौन सा है? इत्र की गंध, भोजन की गंध, पानी में स्याही का फैलना, अगरबत्ती की खुशबू। मतलब इन चारों में से आप सोच कर बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तरल की प्रसार है। तो यह है पानी में स्याही का फैलना। मतलब बता सकते हैं कि पानी भी तरल है, स्याही भी तरल है। ठीक है, अगर हम पानी के ऊपर स्याही को छोड़ते हैं तो फैल जाती है। ठीक ना, इसका मतलब वो तरल है तभी। अगला है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? मतलब एक मिश्रण से किसी भी पदार्थ को अलग करने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी, रेसिंग, फोजरिंग, असेंबलिंग। उपयोग में से कोई नहीं तो क्रोमेटिंग्राफी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि दो पदार्थों को अलग करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, किस तकनीक का उपयोग करते हैं, वह है क्रोमेटोग्राफी। अगला है हाँ, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ यहाँ पर व्याख्या है। मिश्रण को उसके घटक से अलग करने के लिए, ध्यान समझिएगा, मिश्रण को उसके घटक से अलग करने के लिए यौगिकों का शुद्धिकरण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पृथक्करण जो तकनीकी है वो है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मतलब दो चीज़ों को, दो घटकों को अलग करने के लिए, ठीक है, बड़े पैमाने पर उपयोग जो की जाती है महत्वपूर्ण तकनीकी वो है क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? मतलब हम आयोडीन को, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, मतलब NaCl। पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, पोटेशियम KCl। किस प्रकार आयोडीन का पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो आयोडीन मिली होती है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका है फिल्टराइजेशन, अवसादन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? वह है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम आयोडीन को गर्म करेंगे ना, वो भाप बनकर तुरंत उड़ जाती है और जैसे ठंडा होगी वो तुरंत फिर से ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातिज हो सकने वाले अवयव। ऊर्ध्वपातिज का मतलब आपको पढ़ाया गया था। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो ठोस या डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातिज कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातिज न हो सकने वाले अवयव मिले हों, अगर उसमें जो ऊर्ध्वपातिज न होने वाले पदार्थ मिले हुए हैं ना, तो क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातिज जो पदार्थ होते हैं वो उड़ जाएंगे और जो उड़ने वाले नहीं होंगे उसी में रह जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं और हम पोटेशियम क्लोराइड से आयोडीन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन एक ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होता है। ठीक है, गर्म करने पे सीधा ठोस से गैस में बदल जाती है। यही इसका मुख्य खासियत होती है कि यार सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है बोरान क्या है? अधातु, धातु, यौगिक और उपधातु। इसका ऑप्शनल जवाब है उपधातु। ठीक है, बोरान एक उपधातु है क्योंकि वो बोरान के अंतर्गत आप में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इस वजह से उपधातु का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिनके अंतर्गत धातु और अधातु दोनों को गुण होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प धातु के बारे में सही है? मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो धातु को बताता है? धातुएं चमकीली होती हैं, पहला है। ठीक है, ये ताप पर विद्युत के सुचालक होती हैं। दूसरा है ये तार, अगला है ये तार के रूप में खींची जा सकने योग्य होती हैं। ये धातुओं का गुण है या नहीं?
ये प्रतिध्वनिक पूर्ण होते हैं, तो इनका कौन सा ऑप्शन है? तो इनका ऑप्शन है सभी, मतलब इनका सभी ऑप्शन है, ठीक ना। क्योंकि यह चारों ऑप्शन धातुओं को, सद्धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। यह धातुएं चमकीली होते हैं, आप जानते हैं। ये ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है और ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं और आघात वर्धन होती है। आघात वर्धन का मतलब होता है इनको पीटा जाए तो ये फैलती हैं चादर जैसे, ठीक है। ऐसे धातुएं जिनको पीटने पर चादर जैसे फैलते हैं उन्हें आघात वर्धनता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी, विषमांगी, अवघटों का मिश्रण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। नमक और चीनी के मिश्रण को अगर मिला देते हैं तो नमक अलग और चीनी अलग दिखाई देगी, ठीक है। भले ही हम पहचान न कर सकें लेकिन दोनों क्या होंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। इस वजह से इनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मिश्रण जिनके उसके ऐसे मिश्रण जिनमें उसके घटक एक दूसरे से पूरी तरह मिले नहीं होते हैं, हमको पहले ही बता चुके हैं, पूरी तरह नहीं मिले होते हैं, और जिनके अलग अलग घटकों को विस्तारित समरूप नहीं होते, मतलब अलग अलग देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। सीधी सीधी बात, ऐसे मिश्रण जिनके घटकों को अलग अलग देख सकते हैं या मिले नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो नमक और चीनी का यही रूप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है? शुद्ध किया जाता है समुद्र के जल को, तो वह ऑप्शन है वाष्पन, प्रभावजी, आसवन, फिल्टर और आसवन। आपको पहले बताया गया था कि ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है। समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है आसवन, ठीक है। आसवन के द्वारा हम समुद्र के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। मतलब पहले भाप बना कर उड़ाएंगे, फिर इसके बाद भाप को ठंडा करते हैं, तो जब भाप को ठंडा करते हैं तो उस प्रक्रिया को आसवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद डिटेल्स देख लेते हैं। आसवन को डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबालते हैं और जिसके घटक क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। मतलब इनको अलग करने के लिए हमें पहले क्या करते हैं? वाष्पीकृत करते हैं, फिर इसके बाद ठंडा कर लेते हैं ताकि आप आसानी से क्या हो जाए? अशुद्धियों को छोड़ करके इकट्ठा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़े को जल से निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मतलब वॉशिंग मशीन आप तो देखे होंगे या सुने होंगे, तो वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा सुखाया जाता है ना, तो किस तकनीकी का उपयोग होता है? वाष्पीकरण, निस्तारण, अपकेंद्रण और अवसादन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका ऑप्शन सी, जो अपकेंद्रण कहलाता है। अपकेंद्रण के द्वारा हम वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाते हैं। इसके बारे में देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जब द्रव के मौजूद कण इतने छोटे और छानक पत्र को छेदों को पार कर जाते हैं, इन कणों को छानक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जब कपड़ों से नहीं बाहर निकल पाते हैं, तो उनको हम छानकर अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मिश्रण को जब तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है, जब तेज़ी से घुमाया जाते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जो हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। और इस विधि को हम कहते हैं अपकेंद्रण विधि कहते हैं। अपकेंद्रण विधि में क्या होता है? जब कपड़े को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है ना, तो अब पानी के हल्के कण क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ भाग जाते हैं, जो पानी निकल जाता है, कपड़े हमारे पानी रहित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? मतलब किशमिश को भिगोने पे फूल जाते हैं, किसके कारण ऐसा होता है? तो आपका ऑप्शन है परासरण, अवसादन, आसवन और निस्तारण। तो ठीक है, आपका ऑप्शन है इसमें का परासरण, ठीक है। परासरण के द्वारा हम क्या करते हैं? परासरण के द्वारा ही किशमिश के दाने फूल जाते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन मतलब इसका डिटेल्स है, विलायक का कम सांद्रण के विलयन के अधिक सांद्रण से विलेयता की ओर पारगमन झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित करते हैं, परासरण कहलाता है। मतलब आपका पानी कम सांद्रता वाला होता है और क्या होता है कि किशमिश अधिक सांद्र वाली होती है, इस वजह से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हो जाता है? पानी प्रवाहित होता है, ठीक ना। इसकी वजह से आपकी किशमिश फूल जाती है। अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है? ठीक है, आसुत जल, गैसोलीन, दोनों और न ए और ना ही बी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? इन चारों में से आपका ऑप्शन है गैसोलीन। गैसोलीन ऐसा चीज़ है जिसे मिश्रण कर सकते हैं, ठीक है। मिश्रण और यौगिक और बाकी जो ये चीज़ है, आसुत जल जो जल है ना, यह यौगिक है भाई, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? यौगिक है, मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, इसके बारे में देखते हैं डिटेल्स।
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बारे में अगर अधिक जानकारी लेनी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं मिश्रण क्या चीज़ होती है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का जो नियम रहता है, एक वैज्ञानिक थे बॉयल चार्ल्स। ठीक है, तो बॉयल जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित होती है और नियम किस अवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन है आपका ठोस, द्रव, गैस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब है आपकी गैसीय अवस्था। बॉयल के नियम गैसीय अवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप अगर आप 10th से ऊपरी क्लास में हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर 10th से निचली क्लास में या 10th में आए तो आपको नॉलेज अभी दिया जाएगा इसके बारे में। मतलब बॉयल का जो नियम है ना, स्थिर ताप पर मतलब आपका टेम्परेचर फिक्स होगा। ठीक है, गैस की जो दाब है मतलब जो पी है, प्रेशर है, उसके आयतन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/p होती, सॉरी आयतन है, भी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका दाब उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब ये होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट स्लाइड है। तो आप आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।